तो लेक्चर सीक्वेंस में आज हम लोग आगे कवर करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। देखिए, हमने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला बताया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया। अब हम आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप की वजह से पोटेंशियल लिखना सिखाएंगे। पहले रॉड की वजह से, फिर रिंग की वजह से और फिर स्फेयर की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रॉड की वजह से पोटेंशियल लिखकर देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है जिसका मास हमने कैपिटल एम ले रखा है और लेंथ हमने एल ले रखी है। ठीक है भाई, चलो अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई इस रॉड से कुछ ए दूर जाकर, कितना डिस्टेंस दूर जाकर, ए सेपरेशन दूर जाकर यहां पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए। लेट्स अज्यूम हमने यहां एक पॉइंट ले लिया पी, और इस मास की वजह से इसके ही एक्सिस पर, इसके ही लाइन पर एक जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल लिखकर बता दीजिए। अच्छा, अगर मेरे पास एक पॉइंट मास होता और उसकी वजह से मुझे कुछ डिस्टेंस दूर जाकर पोटेंशियल लिखना होता, तब तो बड़ा आसान था लिखना। कैसे लिखते थे किसी पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल? माइनस जी एम बाई आर, ये सिंपल सा फार्मूला था। लेकिन यहां पर पॉइंट मास नहीं है, यहां पर तो मास रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड के फॉर्म में मास है। तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और फार्मूला जो पढ़ा था वो एक पॉइंट मास के लिए था। तो क्या अप्रोच होगी? आप एक काम करो, इस पूरे रॉड को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और एक छोटे से टुकड़े को पॉइंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, और उस छोटे से टुकड़े की वजह से पोटेंशियल लिखो। और फिर सारे के सारे जितने भी टुकड़े हों, जितने छोटे छोटे एलिमेंट हो, उन सबको जोड़ लो, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। देखिए जरा कैसे करेंगे। मान लीजिए इस पी पॉइंट पर ही हम ऑरिजिन मान लेते हैं। देखो यहां पर हमने मान लिया 0,0, इधर मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, इधर मैंने मान लिया वाई एक्सिस। अब इस ऑरिजिन से इस तरफ देखो, लेफ्ट में इस तरफ कहीं जाकर मैंने एक एलिमेंट लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया। देखिए जरा, यहां से कुछ एक्स दूर जाकर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया इसी मास का, और उसकी छोटी सी लेंथ होगी और छोटा सा उसका मास होगा। ये देखिए, यहां से एक्स दूर जाकर इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया। कोई दिक्कत? क्यों तोड़ा? क्योंकि मैं पूरे रॉड की वजह से नहीं लिख पा रहा था, इसलिए मैंने इसको छोटे से टुकड़े में तोड़ लिया। ये जो छोटा सा एलिमेंट है, जो छोटा सा मास है, अगर केवल हम इसको ही देखें, then this element of mass can be treated just like a point mass। आप इस छोटे से मास को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, और इसकी वजह से हम लिख सकते हैं आसानी से। बताइए जरा, इसकी वजह से अगर केवल लिखना होता तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x। तो केवल अगर मुझे उस छोटे से मास की वजह से लिखना होता तो मेरा पोटेंशियल कितना आता? बताइए, छोटा सा ही पोटेंशियल आता, बट आता कितना? इसलिए मैंने dv लिखा, माइनस जी dm बाई, और डिस्टेंस क्या है? x। अब मुझे बताओ कि भाई ऐसे तो बहुत सारे टुकड़े हैं और हर टुकड़ा अपना क्या करेगा? अपना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा। तो भाई अगर हर टुकड़ा अपना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा तो आप इस हर टुकड़े के पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बेहद आसान बात है। तो कुछ नहीं करना है, सबकी वजह से अगर लिखना है तो इसी को इंटीग्रेट करना है बस, और कुछ नहीं करना अपने को। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देख लीजिए। देखिए, रॉड में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एक टर्म हम यहां ले ले रहे हैं लेमडा, और लेमडा होता है मास पर लेंथ, जिसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, पूरा मास अपॉन पूरी लेंथ, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो थोड़ा सा मास अपॉन थोड़ी लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लेमडा को, है ना। देखो चलो मैं इसको अलग से ही लिख देता हूँ। लेमडा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू स्मॉल मास, उस टुकड़े का मास, और उस टुकड़े की लेंथ। ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं सर। भाई लेमडा तो रेशियो है ना, किसका किसका? मास और लेंथ का। लीनियर मास डेंसिटी इसको कहते हैं, पहले भी आप इसको यूज कर चुके हैं। तो जहां डीएम लिखा था वहां मैं क्या यूज कर सकता हूं? लेमडा डीएक्स रख दो यहां पर। देखो क्या बना, माइनस जी बाहर निकाल दो, डीएम की जगह लिख दो लेमडा डीएक्स। तो डीएम की जगह आ गया लेमडा डीएक्स, और नीचे क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है। बस आगे कैलकुलेशन है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे
कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मास जो है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर आपको लेमडा कांस्टेंट ले लिया जाए तो लेमडा को बाहर निकाल दो, और अगर लेमडा कांस्टेंट ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया जाए जिसमें लेमडा वेरिएबल दे दें 2 + x लाइक दिस, ऐसे कुछ लेमडा लिखा मिले, x का फंक्शन मिले, तो बाहर मत निकालना, उसकी वैल्यू रख देना सीधा। बोलो, ये लेमडा जब कांस्टेंट बोले क्वेश्चन तो बाहर निकाल लेना, और अगर कांस्टेंट ना बोले तो इसकी जो भी वैल्यू दे x के टर्म में, लेंथ के टर्म में, वो यहां रख देना। चलिए अभी हम कांस्टेंट ट्रीट करके ड्राइव कर लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। तो -g और लेमडा निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा सर? अंदर बचा 1/x, और क्या चल रहा है? dx। लिमिट किसकी लगानी है? x की। x किसके लिए आपने यूज करा था? इस छोटे से एलिमेंट के लिए। अब मुझे बताइए इस ऑरिजिन से कहां से एलिमेंट आने शुरू हुए, कितनी दूर बाद एलिमेंट हैं? तो सर इस ऑरिजिन से जब आप a डिस्टेंस आगे बढ़ोगे देन आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, देन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे को लिमिट कहां से लगानी चाहिए? a से लेकर a + l तक। भाई जहां ये एलिमेंट मिले ना वहीं की रेंज तो लगाते हैं हम लोग। तो इस ऑरिजिन से a डिस्टेंस के से लेकर a + l डिस्टेंस तक ये एलिमेंट है, तो वही हमने लगा दिया लिमिट में। अब बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लिख दो -g लेमडा log x, और लिमिट कहां से कहां लगानी है? a से लेकर a + l तक। अपर लिमिट रखो, फिर आप लोअर लिमिट रखो, माइनस करोगे क्या बनेगा? एक log a - log b का फॉर्मेट बनेगा। log a log b किस फार्मूले के बराबर होता है? log a/b के बराबर होता है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -g लेमडा log, है ना, ऊपर आ जाएगा a + l और नीचे आ जाएगा a। ये आ गया मेरा किस पॉइंट पर पोटेंशियल? p पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस रॉड। ये देखो ये बना जाके अपना। आप यहां पर चाहें तो लेमडा की जगह कैपिटल M/L भी रख दें आप यहां पर, है ना, वो फॉर्मेट भी आप याद रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहां समझना क्या था? अल्टीमेटली अपने को ये समझना था कि अगर रॉड की वजह से कहीं पर पोटेंशियल लिखना हो तो आप उसका एक पहले छोटा सा टुकड़ा लें, एक छोटा सा एलिमेंट लें, और उस एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल लिखें, और फिर सारे टुकड़ों को इंटीग्रेट कर दें। बस इतना सा टारगेट था इसको बताने का। क्लियर है? इतना आसान है ना, बहुत टफ नहीं है। आपको क्या कर, ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं। जब आपको मैंने फील्ड लिखना सिखाया था ना रॉड की वजह से, तब भी आपने ऐसे ही काम करा था। ठीक है, शायद आपको याद हो जब आपने सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी कुछ चीजें पढ़ी होंगी, तब भी शायद आपने ऐसा करा होगा एक जगह, है ना। ठीक है, ओके। आगे हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, और कहां पर लिखना है? सेंटर पर। देखिए हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग का रेडियस हम ले लेते हैं कि भाई इस रिंग का जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल R। एक वायर लिया मैंने ऐसे, है ना, जैसे रॉड था ना पहले, वैसा मैंने एक वायर लिया और वायर को ऐसे मोड़ के रिंग बना दिया, और जिसको मैंने रिंग बनाया है उसका मास है कैपिटल M। ठीक है, मास कहाँ फैला हुआ? पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस में ही तो मास फैला हुआ है ना। रिंग में मास तो सरकमफ्रेंस में, मटेरियल तो सरकमफ्रेंस में ही होता है, और उसका मास कितना है? M, और रेडियस कितना है? R। और आपको इस रिंग की वजह से कहां पर पोटेंशियल लिखना है? सेंटर पर। यानी सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं, ओ पॉइंट पर आपको क्या लिखकर दिखाना है? पोटेंशियल लिखकर दिखाना है। तो हमने क्या सिखाया आपको कि भाई अगर पॉइंट मास ना हो और मास ऐसे फैला हो तो आप एक छोटे से टुकड़े की वजह से पहले लिख लो। कहीं पर भी आप एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लो, उसकी वजह से लिखो, और फिर सारे के सारे टुकड़े जोड़ दो। एक काम करते हैं, इस रिंग में एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं dm मास का। कहीं पर भी आप ले लो, यहां ले लो एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लो यहां का या यहां का, जहां का आपका मर्जी हो। इस छोटे से मास की वजह से अगर लिखना होता तो बड़ा आसान होता लिखना, बिल्कुल लिख लेता सर। अगर मुझे केवल इस छोटे से टुकड़े की वजह से पोटेंशियल लिखना पड़ता तो बताइए जरा, इस dm से ये पॉइंट कितना दूर है? R। तो पोटेंशियल लिखना बड़ा सिंपल होता, कितना होता? -g dm/r। अब क्या ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं? हाँ सर, और इन टुकड़ों की एक खास बात है कि ये हमेशा सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर हैं? R डिस्टेंस पर है। बड़ी अच्छी बात हो गई है तो, कि कोई भी टुकड़ा उठाओ, सारे के सारे टुकड़े कितनी डिस्टेंस दूर हैं? R डिस्टेंस दूर है।
यानी इंटीग्रेट करने में तो बड़ा आराम रहेगा हमें। हर एक टुकड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, हर एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। बस फटाफट इसको कर दो इंटीग्रेट, और यहाँ तो इंटीग्रेशन करना भी नहीं पड़ेगा। देखना -g और r बाहर निकाल लिया। r बाहर क्यों निकल आया ये? क्योंकि एवरी एलिमेंट हैव डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर। हर टुकड़ा ही r डिस्टेंस है, तो ये बदल थोड़ा ना रहा है। और केवल इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या? dm। और इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखने का मतलब क्या है कि यहां पर हर टुकड़े को जोड़ना है, हर टुकड़े को जोड़ना है। और भाई साहब जब आप हर टुकड़ा जोड़ोगे तो टोटल मास m ही तो बन जाएगा। तो यहां पर ये जो पूरा टर्म है ये अपना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dm, हर टुकड़े का एलिमेंट अपने को जोड़ना है तो टोटल मास बन जाएगा कैपिटल M। तो अपने पास सेंटर पर पोटेंशियल आ गया -G_M/r। ये लो सेंटर पर पोटेंशियल आ गया। कोई दिक्कत इसको लिखने में? नहीं सर। आप जरूरी नहीं आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। पूरे रिंग का जितना मास है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है? r डिस्टेंस दूर। भाई टोटल मास कितना डिस्टेंस दूर है? चाहे आप इसको टुकड़े टुकड़े करके सोचो या ऐसे भी सोच सकते हो कि सर हर एक मास है तो r डिस्टेंस दूर ही ना, और ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। तो हर मास, पूरा का पूरा मास है कितना डिस्टेंस दूर? r डिस्टेंस दूर। तो सीधा के सीधा आंसर आ गया -gm/r। ये अपने को ध्यान रखना है, ये होता है रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल। अच्छा, रिंग के सेंटर पर फील्ड क्या होता था? ग्रेविटेशनल फील्ड बताना जरा, याद है आपको क्या होता था? सर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था? मैंने देखा है रिंग वाला वीडियो, अगर देखा होगा तो आपको याद होगा। सेंटर पे क्या होता था? 0। क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, सबकी वजह से यहाँ डायरेक्शन भी थी, और अगर सबकी वजह से डायरेक्शन होगी और फिर जोड़ोगे तो आंसर 0 आएगा। इसमें 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा ना है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो सेंटर पर फील्ड की वैल्यू 0 थी, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 थी, बट पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रखनी है। तो आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट। यानी अभी आपने सेंटर पर देखा, लेकिन अब हम एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे। देखिए एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। अब आपको सेंटर पर नहीं लिखना, हमने रिंग ऐसे रख दिया। अब आपको सेंटर पर नहीं लिखना, इसके सेंटर के से आगे जाकर एक्सिस पर कहीं पर कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं। चलिए मान लीजिए हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया P पॉइंट, और इस P पॉइंट ये सेंटर से है x दूर। मेरे को इस P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखकर दिखाइए। यानी अब सेंटर पर नहीं, सेंटर का नाम दे देता हूं मैं O। O पर नहीं चाहिए मेरे को अब कहाँ चाहिए? O पर तो अभी अभी देखा आपने, अब मेरे को चाहिए P पर। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि सर कुछ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सिंगल लाइन में आंसर आएगा। कैसे? सोच कर देखो, जितना भी मास है आप कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और इस P पॉइंट से उसकी डिस्टेंस देखो। देखो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लो और उसकी इस P पॉइंट से डिस्टेंस देखो, कितनी डिस्टेंस है? मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस है। देखिए देखिए हमने क्या करा, एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े की यहां से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? देखो जरा, वो स्मॉल r है। ऐसे ही अगर मैंने ये एलिमेंट नीचे लिया होता तो भी इसकी डिस्टेंस इतनी आती कि नहीं आती, कि अलग आती? ये भी स्मॉल r आती। और स्मॉल r होगा किसके बराबर बताओ जरा? ये है x, ये है कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू बताइए किसके बराबर आ जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सर स्मॉल r आ जाएगा √R² प्लस x²। इसका तुम रिंग का कहीं भी टुकड़ा ले लो, नीचे ले लो, साइड में ले लो, रिंग का कहीं भी टुकड़ा लो, इसकी डिस्टेंस हमेशा यहां P पॉइंट से जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? √R² प्लस x²। यानी रिंग का हर एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पर है। और रिंग का अगर हर एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है तब तो पोटेंशियल लिखने में बड़ी आराम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर हर एक एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है तो पूरा मास ही इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखिए जरा, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा कितना? -g, और टोटल मास, और हर एक टुकड़ा कितनी दूर है? टोटल मास है आखिर इससे कितना दूर? स्मॉल r यानी √R² प्लस x²। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट। ये फार्मूला रहा पोटेंशियल का। ठीक है,
बिल्कुल स्केलर है, आसान है, इसलिए इसको ड्राइव वाइव करने की जरूरत नहीं है। हर एक टुकड़ा इससे इक्वल डिस्टेंस पर था, इसलिए हमने लिख लिया। ठीक है, अभी अभी आपने रिंग वाला जब देखा तो उसमें भी देखो हर टुकड़ा इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए सीधा -gm/r याद रखो। यानी अगर हर एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पर हो तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? ये रहा एक्सिस वाला। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। यानी अभी आपने रिंग देखा, अब हम हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। और हॉलो स्फीयर में सारा मास कहाँ होता है? सरफेस पर। अंदर तो खोखला है भाई। m मास का मैंने r रेडियस का एक हॉलो स्फीयर ले लिया। चलिए इसका सेंटर ले लेते हैं O। और अब आपको इस हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखना है। कहाँ लिखना है सर पोटेंशियल? तो इसके लिए मैं आपको केसेस बता देता हूँ। पहला, आपको कहीं बाहर जाकर लिखना है। बाहर मतलब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आपको यहाँ एक पॉइंट P दे दिया जा रहा है, इस पर आप लिख कर दिखाओ। यानी जो पॉइंट है मेरा वो इस हॉलो स्फीयर के रेडियस से बाहर है, कहीं आउट ऑफ द स्फीयर है, यहाँ कहीं लिखना है आपको। ठीक है, सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर जाकर? स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाकर आपको लिखना है, और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है, बाहर लिखना है आपको। ठीक है, तो अगर आपका कोई पॉइंट बाहर हो और आपको वहां पर पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल लिखने का क्या तरीका होगा? असली पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या है? तो आपको याद होगा मैंने पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन बताया था। क्या था पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन? सर पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन था, आपने बताया था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन I वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये असली फार्मूला था पोटेंशियल और फील्ड के रिलेशन का। अच्छा, ये फार्मूला था अपने पास पोटेंशियल और फील्ड के रिलेशन का। तो क्या आपको स्फीयर के बाहर हमने फील्ड लिखना सिखाया है? सिखाया है मैंने आपको। फील्ड पर आपको स्पेशली आधे एक घंटे हमने बातें की हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखो उसको। जो फील्ड होती है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हमने हॉलो स्फीयर के बाहर लिखना, सरफेस पे लिखना, अंदर लिखना। सॉलिड स्फीयर के लिए भी हमने पूरा डिटेल में बनाया है और डिटेल में आपको सिखाया। तो अगर किसी को फील्ड लिखना आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, dr के साथ उसको इंटीग्रेट करना और उसको क्या लिखना आ जाएगा? पोटेंशियल। तो सर हमें अगर यहां पोटेंशियल लिखना हो बाहर, तो बाहर सबसे पहले आप मुझे फील्ड लिखना बता दो। और बाहर जो फील्ड होगा वो होगा G∆M/r²। इसको आप यहां पर रखिए, dr रखिए और इंटीग्रेट करिए। अभी हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, पूरा इंटीग्रेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है अपने को। तो देखो जरा कैसे करेंगे। सर अगर बाहर पूछा जाएगा तो हम पोटेंशियल लिखेंगे बाहर इस P पॉइंट पर कितना होगा? P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा -Gm/r। ठीक है, अगर हमसे आप पूछते नहीं बाहर मत बताओ मुझे आप ना पोटेंशियल सरफेस पर ही लिख कर दिखाओ। चलिए इस फिगर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हमको पोटेंशियल कहाँ चाहिए था? हमको पोटेंशियल अगली बार मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि मुझे सरफेस पर पोटेंशियल चाहिए। देखो ये फिगर मैंने बना दिया और इसका मास कैपिटल M है, जस्ट अ सेकेंड, कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। और अब मुझे कहाँ चाहिए? अब मुझे बाहर नहीं चाहिए, अब मुझे सरफेस पर ही चाहिए। तो भाई अगर आपको सरफेस पर ही पोटेंशियल लिखना है, दूसरा केस है, यानी जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, अब की बार हमारा पॉइंट जो है वो सरफेस पर ही है बिल्कुल एकदम। तो अब जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा -G∆M/R। ये देखो स्मॉल r की जगह अब क्या आ जाएगा? कैपिटल R। तो ये हमने लिख दिए। ठीक है, इसको प्रॉपर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, अभी नेसेसिटी नहीं लग रही है इसकी। ऐसा ही सिमिलर डेरिवेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th के सिलेबस में करते हैं, तो अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस इतना याद रख लीजिए कि हॉलो स्फीयर के बाहर जो पोटेंशियल है वो ये है, यानी स्मॉल r आएगा, जितना भी डिस्टेंस दे यहाँ से बाहर जाने की। और सरफेस पर है तो आप जान ही रहे हो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। जो भी सेंटर से डिस्टेंस हो वो यहाँ लिख देनी है। ठीक है, तो ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बाहर देख लिया, सरफेस पर देख लिया, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोई अंदर P पॉइंट ले लो, उस अंदर वाले पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल लिखकर दिखाओ। उस हॉलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो यहां थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन में। क्या था फार्मूला? फार्मूला था I इज इक्वल टू -dV/dr। अभी जस्ट पहले वाले वीडियोस में हमने आपको
ये बताया था I इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। V क्या था? V पोटेंशियल था। I क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड था। dV बाई डी आर को हम बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बड़ा सा फार्मूला भी इसके फॉर्मेट में हमने लिखा था, d ओवर डी एक्स आई कैप, d ओवर डी एक्स वाई जे कैप, ऐसे लिखते चले जा रहे थे ना, याद आया आपको? ये फार्मूला हम आपको लिखा चुके हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर कोई हॉलो स्फीयर है, खोखला स्फीयर है, तो उसके अंदर कहीं पर भी अगर आपसे मैं पूछूं तो उसके अंदर फील्ड क्या होता था? इनसाइड फील्ड क्या होता था हमेशा? सर फील्ड वाला याद आ रहा है मुझे, अंदर जो फील्ड होता था वो अंदर फील्ड होता था जीरो। याद आया आपको? हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? जीरो। इसका मतलब फील्ड की वैल्यू हॉलो स्फीयर के अंदर है जीरो। इसका मतलब डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और डीवी बाई डी आर है जीरो है, डिफरेंशिएशन जीरो है, तो किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी v का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब v कांस्टेंट है। तो देखना सभी लोग, i जीरो मतलब dv बाई डी आर जीरो, और ये तभी है जब v क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो थर्ड जो केस है जिसमें कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, इसमें अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इस बात को आप याद कर लीजिए, इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए कि हॉलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अब सवाल आया कि वैल्यू कितनी होती है सर? तो देखो, सरफेस पे क्या वैल्यू थी? माइनस जी एम बाई आर था, और सरफेस से अगर थोड़ा सा भी अंदर आए तो आप इन हो गए। तो जो वैल्यू सरफेस पर रहेगी वही वैल्यू अंदर हर जगह रहती है। मैथमेटिकली भी इसको प्रूफ किया जा सकता है, नीड नहीं है अभी, इसलिए अपन नहीं कर रहे। तो अंदर जो हर जगह पोटेंशियल रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? उसकी वही वैल्यू रहेगी जो सरफेस पर वैल्यू थी। तो मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं, v इज इक्वल टू, अंदर किसी भी p पॉइंट पर अगर मुझसे पूछा जाएगा, इवन सेंटर पर आप पूछोगे, कहीं भी पूछोगे, तो मैं v इज इक्वल टू लिख दूंगा माइनस जी एम बाई कैपिटल R, यानी जो सरफेस पर था वही अंदर था। देखो, ये तीनों केस अपने को ध्यान रखना है। एक बार बाहर देखना है, एक बार सरफेस पर देखा मैंने, और एक बार मैंने कहां देख लिया? अंदर देख लिया। बताइए, हम इस बात को ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, कैसे? चलिए इस बात के लिए ग्राफ बना देते हैं। यहाँ छोटा सा साइड में देखिए, ये देखिए, आपको ग्राफ बनाकर दिखा देते हैं। अगर हम V वर्सेस R का ग्राफ बनाएं, है ना, पोटेंशियल वर्सेस R, और R क्या है? R है इसके सेंटर से डिस्टेंस। तो देखो पोटेंशियल कैसा मिलता है? पोटेंशियल का जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, पहले कांस्टेंट, और फिर जब आप कहाँ पहुँच जाएंगे? सरफेस पर, तब तक कांस्टेंट है, और सरफेस से आगे जाने पर फिर देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप बाहर दूर चले जाएंगे, इन्फानाइट पर चले जाएंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती थी? जीरो, है ना। यहाँ पर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये तो सरफेस की वैल्यू है, और अंदर हर जगह हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बना? कांस्टेंट, और फिर देखो फिर घटता हुआ। आप चाहें तो इस ग्राफ को नीचे बनाएं, है ना, ऐसे फ्लिप कर दें इस ग्राफ को। नीचे क्यों बनाएं? क्योंकि V हर जगह आप नेगेटिव दिखा रहे हैं, है ना, इसलिए आप ग्राफ को नीचे भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन में नीचे वाला ऑप्शन हो तो उसको प्रेफर करें, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अपना हर जगह नेगेटिव होता है ना। बोलो, क्लियर है? ये ग्राफ था। तो आगे हम लोग देखेंगे ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, यानी अभी आप हॉलो स्फीयर की वजह से देख रहे थे, अब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r, मास m, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, अंदर भी मास भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर का मतलब यही हुआ। तो इसमें भी हम आपको केसेस देते हैं कि पहले ना आप मुझे बाहर कहीं लिख कर दिखाइए पोटेंशियल। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि पॉइंट P मेरा बाहर है, देखिए ये देखिए, ये पॉइंट मैंने ले लिया जो कि इसके सरफेस से बाहर है, आउट ऑफ द स्फीयर है। तो अगर आउट ऑफ द स्फीयर सॉलिड स्फीयर की वजह से आपको लिखना हो तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हॉलो में लिखा था, हॉलो में सरफेस के बाहर क्या होता था, बिल्कुल वैसे सिमिलर रहेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, बिल्कुल सिंपल वैसा ही, ठीक है। और अगर प्रॉपर ड्राइव करना चाहते हो तो वो स्टैंडर्ड तरीका था, पहले फील्ड लिखो फिर फील्ड को इंटीग्रेट करो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो अगर हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, बाहर कहीं लिखना हो तो दोनों का फार्मूला एक ही। अगला केस देख लीजिए, अगर आपको सरफेस पर लिखना हो, मान लीजिए आपका P पॉइंट जो है वो सरफेस पर ही है, ठीक है, आपको अब के बाद सरफेस पर ही लिखना है, तो भाई सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गई? कैपिटल R।
तो सरफेस पर भी सिमिलर, जैसे अभी अभी लिखा था बिल्कुल कॉपी। क्या होगा सरफेस पर? सरफेस पर होगा सर, अब की बार सरफेस पर पी पॉइंट है तो उस पी पॉइंट पर कितना होगा? माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ये देखो, तो ये दोनों पॉइंट एज इट इज कॉपी है, सॉलिड स्फीयर की वजह से और हॉलो स्फीयर की वजह से। तीसरा पॉइंट जो है वो कॉपी नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अब हम सरफेस पर और बाहर नहीं देखना चाहते, अब हम अंदर देखना चाहते हैं। यानी अब की बार हम स्मॉल आर जो लेंगे वो रेडियस से छोटा होगा। मान लीजिए अब की बार हमारा पी पॉइंट यहां है और इस पी पॉइंट पर मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप इसको ड्राइव करना चाहोगे तो। क्यों? क्योंकि अब सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है और सॉलिड स्फीयर के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं है। किसके अंदर जीरो होती थी? हॉलो के अंदर जीरो होती थी। क्यों? क्योंकि हॉलो के अंदर तो कोई मास ही नहीं था, सॉलिड के अंदर तो मास है। बताइए, अंदर फील्ड लिखना आना चाहिए अपने को, और फिर फील्ड उस फील्ड के हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा खासा बड़ा स्टेप होगा। यहां डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सेम पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट आप डराइव करोगे, डिटेल में करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत परेशान हो आप डायरेक्ट अंदर किसी पॉइंट पर अगर आपने को पोटेंशियल लिखना तो आप उसका फार्मूला याद कर लीजिए। क्या है फार्मूला सर? चलो सर फार्मूला ही बता दो, अंदर क्या है? अंदर वाले पॉइंट पर अगर अपने को लिखना है तो जो पोटेंशियल का फार्मूला होगा वो होगा माइनस जी एम टोटल मास जो भी है डिवाइड बाई 2 आर क्यूब अंडर ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फार्मूला होगा हमारा पोटेंशियल का। बच्चे ये याद रट कर लेते हैं, ये याद कर लेते हैं और इसको भूल जाते हैं। ध्यान से देखो इसको, 2-3 बार लिखना अपनी कॉपी में, तब ये याद होगा। अच्छा, यहाँ स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है सर सेंटर से डिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है? सर इसका रेडियस। कैपिटल एम क्या है? इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का मास। कैपिटल जी को आप जानते ही क्या है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, याद रहेगा फार्मूला, ये याद तो करना पड़ेगा इसको, है ना। अच्छा देखिए, इस फार्मूले को यूज कैसे करना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई सेंटर पर तो स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। चलिए, अगर मैं बच्चे से कह दूं कि भाई मेरे को ना सेंटर पर पोटेंशियल लिखकर दिखाओ, तो सेंटर पर पोटेंशियल लिखने के लिए स्मॉल आर की जगह क्या डाल दो? जीरो डाल दो। जरा देखो, बताओ जरा क्या बनेगा। यहां सर डाल देंगे जीरो, तो ये बचा केवल 3r स्क्वायर, और ये है आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर स्क्वायर का टर्म कट गया, तो क्या बचेगा? बचेगा माइनस 3/2 जी एम बाई आर। ये बनेगा सेंटर पर पोटेंशियल। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आ रहा है और जो सरफेस पर पोटेंशियल आ रहा है, कितने फैक्टर का फर्क है? 3/2 फैक्टर का फर्क है ना। यानी सेंटर पर सरफेस से कितने टाइम से? 3/2, 1.5 गुना ज्यादा है नेगेटिव साइन के साथ, है ना। ये पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पे। मान लीजिए मैं किसी बच्चे से कह दूं कि रेडियस के r/2 दूर जाकर यहां पर पोटेंशियल लिखो, लिख देंगे सर, स्मॉल r की जगह क्या डाल देंगे? r/2 इसमें फार्मूले में, और सॉल्व कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। बिल्कुल, ये था इसका फार्मूले, ये तीनों केस थे अपने पास। अच्छा, इसमें भी ग्राफ बनाकर देख लेते हैं, है ना। अभी पीछे वाले में आपने ग्राफ बनाया था, इसमें देखो कैसा ग्राफ बनेगा। इसमें जो ग्राफ बनेगा सर वो कुछ ऐसा होगा, आर वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। ठीक है, माइनस साइन तो हमेशा आगे रहेगा ही, तो आप मैग्नीट्यूड का बना लो तो माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड का हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, माइनस का बस जो आप ऊपर ग्राफ बनाओगे उसी को आप नीचे बना देना, कॉपी कर देना बिल्कुल। ठीक है, तो हम प्लस लेकर ग्राफ बना रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड लेकर ग्राफ बना रहे हैं। अब बताइए जरा, सेंटर पर पोटेंशियल है क्या? हाँ है। कितना है? 3/2 GM/R। सरफेस पर कितना है सर? GM/R है मैग्नीट्यूड, है ना। तो सर अब सेंटर से लेकर सरफेस तक ग्राफ जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। ज़्यादा कहाँ है? सेंटर पे। मैग्नीट्यूड ज़्यादा कहाँ है? सेंटर पे। सरफेस पर तो देखो GM/R ही है, और बाहर जाओगे तो बाहर तो पोटेंशियल वैसे ही घटता चला जाता है। तो अब पता ग्राफ कैसा बनता है? अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखिए
ये सर सेंटर से आगे बढ़ने पर ग्राफ घट रहा है ना, कांस्टेंट नहीं है अब की बार। पहले हमने ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई थी, अब की बार मैं इसको घटाता चला जा रहा हूं। पैराबोलिक ग्राफ है, अगर आप इसको देखो तो ये पैराबोला आर स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है। तो अभी जो नेचर है वो पैराबोलिक है। और फिर आप कहाँ पहुंच गए, फिर आप पहुंच गए सरफेस पर। तो ये देखिए सरफेस पर आ गए तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, Gm/r हो गया। और जबकि सेंटर पे थे तो मैग्नीट्यूड कितना था, 3/2 Gm/r था। ठीक है, ये हो गया सेंटर वाला पॉइंट, यानी जब r 0 है। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, सरफेस वाला। और फिर आगे जाकर तो घटते चले जाना है, वैसे ही बिल्कुल आगे तो वैसे ही रिलेशन है जैसा पहले होता था। पहले ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, और फिर अब कैसा है, अब पैराबोलिक है, डिक्रीज कर रहा है। और फिर आगे इनवर्स का जो रिलेशन होता है वैसा सिमिलर ग्राफ है। तो ये पार्ट अपना पैराबोला है और ये अपना हाइपरबोला बना हुआ है, यानी इनवर्स रिलेशन का ग्राफ है। और सिमिलर ग्राफ को आप कॉपी कर दो, कहाँ, फ्लिप कर दो नीचे। क्यों, क्योंकि माइनस साइन है। मैग्नीट्यूड का बनाना चाहते हो तो सही बना अपना ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफिकली हमने इसी बात को शो किया। ओके, तो अब पेश है आपके सामने एक अच्छा सा सवाल। देखो जरा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, अ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। यानी एक सॉलिड स्फीयर था, उससे हमने कुछ r/2 का स्फेरिकल पोर्शन बाहर निकाल लिया, यानी कैविटी बना दी हमने। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेनी है अपने को, 0। ना भी कहता तो भी लेते अपन, है ना, रेफरेंस वही है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी, जो कि हमने फॉर्म की है, वो कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, यानी इस कैविटी के सेंटर पर मेरे को पोटेंशियल लिखना है। ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, ऐसा वन लाइन वाला सवाल नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, अगर आप कर सकते हैं तो स्क्रीन रोक कर करिए, और अगर नहीं कर सकते तो मैं कर रहा हूं। ओके, आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो इधर ये स्फीयर है कैपिटल M मास का। सोचो अगर पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर होता और फिर मेरे को यहां पर कोई कहता कि फील्ड लिखकर दिखाओ, सॉरी पोटेंशियल लिखकर दिखाओ, तो मैं बड़े आसानी से लिख लेता। पूरा स्फीयर होता सर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो कुछ दम ही नहीं था सवाल में। देखो देखो देखो, मैं आपसे कहता कि मेरे को यहाँ पर O' एक पॉइंट है जो यहाँ से कितना दूर है, r/2 दूर है। इस r/2 दूर वाले पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल लिखकर दिखाओ। तो सर सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल लिखना तो अभी अभी आपको सिखाया। क्या फार्मूला होता है बताइए जरा। फार्मूला होता है V = -Gm/ क्या था, 2r³ 3r² -r², और स्मॉल r क्या था वहां पर, सेंटर से डिस्टेंस, यही तो फार्मूला था। तो बताओ सेंटर से कितना दूर जाकर पोटेंशियल लिखना है, किस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, इस O' वाले पॉइंट पर लिखना है। और ये सेंटर से है कितना दूर, ये सेंटर से है r/2 दूर। तो भाई अगर यहां पर पोटेंशियल लिखना होता, पूरा सॉलिड स्फीयर होता, तब तो कोई बात ही नहीं थी, बड़ा आसान था लिखना। बस स्मॉल r की जगह क्या डाल देते, r/2, और आसानी से लिख लेते। रखो जरा स्मॉल r की जगह r/2, यानी यहां पर r/2 रखो। देखो तो जब आप यहां पर स्मॉल r की जगह r/2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r²/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। बोलो यही बनेगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जाके माइनस, पता ही कितना बनेगा, ये हो गया यहाँ बनेगा 4, और ये हुआ 12 - 1 यानी 11, और नीचे आ गया 8। तो ये मेरे हिसाब से बना जाके 11/8 Gm/r। ये देखो, लेकिन ये कब, जब ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर होता। लेकिन सवाल ने तो ऐसा किया नहीं, सवाल ने तो यहाँ कैविटी बना दी। तो भाई आप पहले पूरा सॉलिड स्फीयर लेकर कर दो, जिस पॉइंट पर अपने को लिखना है वहां पूरा सॉलिड स्फीयर मानकर लिख दो। अब जितनी कैविटी बनाई हो उसको निगेटिव मास मानकर उसकी वजह से लिख दो। ये तरीका होता है सिंपल सा कैविटी को सॉल्व करने का, है ना। कैविटी प्रॉब्लम आपने सेंटर ऑफ मास में भी की थी, कैविटी प्रॉब्लम आपने आगे इस चैप्टर में भी आपको एक जगह मैंने कराई थी फील्ड पर। तो बहुत सिंपल तरीका है, जो कैविटी बनी है उसको आप क्या मास मान लो, निगेटिव मास मान लो, और उसकी वजह से भी लिख दो। भाई लिखना तो अपने को यही है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या मान रखा है, O' मान रखा है, और इस पूरे के सेंटर को क्या मान रखा है, O मान रखा है।
तो बड़ा सिंपल है लिखना। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बना देते हैं कैविटी, यही तो है कैविटी, ये देखो ये रही कैविटी, है ना। और इस कैविटी का सेंटर कहाँ है, ये है सेंटर। कैविटी कितने मास की निकाली गई है उसको पहले देखना पड़ेगा अपने को, और उसकी वजह से लिखना है। आप चाहें तो इसको अलग से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप कैविटी को अलग से बना दें, ये देखो, और कैविटी की वजह से उसके सेंटर पर उसका पोटेंशियल लिख दें, है ना। ये है सर कैविटी, और इसकी वजह से मुझे सेंटर पर लिखना है। मान लेते हैं कि कैविटी का मास है m' और कैविटी का रेडियस कितना है, कैविटी का रेडियस है r/2। तो बताइए इसकी वजह से सेंटर पर, तो सेंटर पर इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना तो बड़ा सिंपल है सर, कितना होगा। और कैविटी का मास कैसा लेते हैं, नेगेटिव, तो क्या बनेगा -g माइनस m' और डिवाइड बाई माइनस क्यों, क्योंकि कैविटी है सर, नेगेटिव मास लेते हैं कैविटी को। तो यहां पर क्या बन जाएगा, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, देखो जरा क्या फार्मूला होता है सेंटर पर, 3/2 लिखना यहाँ पर मिस हो गया, 3/2 है ना, gm/r, और इसका r कितना है, r/2। अरे भाई इसका रेडियस तो r/2 है ना, और ये तो फार्मूला ही होता था सेंटर पर। अभी अभी बताया आपको कि किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर फील्ड का फार्मूला या पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता था, -3/2 gm/r। तो ये हमने लिख दिया। बोलिए क्या बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव में बनेगा, क्योंकि मास नेगेटिव है, तो ये बन गया 3/2। और वैसे 2 ये खत्म कर दीजिए ना, बार बार 3/2 नहीं लिखना पड़ेगा, ये 2 खत्म हो गया, तो कितना बना, प्लस का 3 gm'/r। ये आ गया सर आपका। ये देखो m' क्या है, m' उस कैविटी का मास है जिसको मैंने निगेटिव लिया है। आप इसको एक नए सवाल की तरह देखो ना यार, कि भाई आपके पास एक स्फीयर है जिसका मास m' है और मास लेना है नेगेटिव, ठीक है, जिसका मास क्या है, m' है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, m' है सर, और उसका रेडियस कितना है, r/2, और उसके सेंटर पर अपने को लिखना है। तो किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है, -3/2 gm/r। तो -3/2 gm/r, r उसका रेडियस है, लिख दिया मैंने। ये किसकी वजह से, कैविटी की वजह से, और ये किसकी वजह से, ये पूरे वाले की वजह से। अच्छा केवल कैविटी का मास कितना होगा ये तुम निकाल सकते हो, ठीक है, ये m' की वैल्यू कितनी होगी ये तुम निकाल सकते हो। कैसे, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो टोटल मास था कैपिटल M, टोटल वॉल्यूम था 4/3 πr3। तो देखो पूरा मास ले लिया, पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अगर केवल इस कैविटी का मास लिया जाए, कैविटी का मास कितना है m', तो कैविटी के वॉल्यूम से डिवाइड करो। भाई डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है ना, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 πr3, और इसका रेडियस कितना है देखो r/2, r/2 का क्यूब करोगे तो r3/8 आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो, ये कट गया, r3 कट गया। बताइए जरा m' की वैल्यू क्या आ गई, m' की वैल्यू आ गई कैपिटल M/8, यानी ये जो कैविटी है वो कितने मास की है, M/8 मास की है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ रख दीजिए वैल्यू। बताइए जरा कैविटी की वजह से क्या आ गया, कैविटी की वजह से जो आ गया वो आया +3 gm/8, कैपिटल M रख दो, और ये बना कैविटी की वजह से, ठीक है। m' की मैंने यहाँ से वैल्यू उठाकर ये वैल्यू यहाँ रख दी, और ये बन गया कैविटी की वजह से पोटेंशियल। देखो पहले हमने पूरा मानकर पोटेंशियल लिख लिया, फिर हमने कैविटी की वजह से पोटेंशियल लिखा। दोनों पोटेंशियल को कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों पोटेंशियल को उठाकर ऐड कर देना है और आंसर आ गया अपना। ये देखो दोनों को उठाकर ऐड कर दो, करो जरा ऐड। सर जब हम दोनों को उठाकर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बताइए जरा, ये है 3/8, वो है 11/8, तो सॉल्व करोगे तो वो -8 बनेगा, कट जाएगा, तो अपने पास अल्टीमेटली बनेगा gm/r, वो भी माइनस का। ये रहा कैविटी पर पोटेंशियल का आंसर। ये देखो ये रहा, हमने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। ये देखिए, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट द अप्रोच इज दैट कि आपको पहले पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से लिखना था, फिर आपको उस कैविटी की वजह से लिखना था उस पॉइंट पर, और फिर दोनों को ऐड ऑन कर देना था। थोड़ी कैलकुलेशन आई है, इसलिए आपको हो सकता है बड़ा लग रहा हो, ठीक है। ठीक ठाक सवाल होगा तो करनी तो पड़ेगी कैलकुलेशन अपने को, है ना। ओके।